अब हम पढ़ेंगे वर्ण। अब वर्ण किसे कहते हैं? मूल ध्वनि। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। जैसे कि अ, तो क्या हम और अ के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ण, है ना। जैसे क, ख, ग आदि। अब इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को जो है हम अक्षर भी कहते हैं। न क्षीयते न क्षरति वा इति अक्षरम, कि इसका मतलब ये है कि अर्थात जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णभेद। वर्णभेद में संस्कृत में दो प्रकार के माने गए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिन्हें स्वर वर्ण को अच भी कहते हैं और व्यंजन वर्ण को हल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण। यानी कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, जितने भी सारे स्वर हैं, है ना। जैसे कि अ है, आ है, ई, ऊ, री, रे, ए, आई, ओ, औ। स्वर वर्ण की जो संख्या होती है वो कितनी है? 13। कितनी है स्वर वर्ण की संख्या? 13। स्वरों का वर्गीकरण। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो इनमें स्वर जो है वो 3 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के माने गए? 3 प्रकार के। फर्स्ट है हस्त स्वर, सेकेंड दीर्घ स्वर और थर्ड प्लुप्त स्वर, है ना। हस्त स्वर यानी जिसमें केवल एक मात्रा का समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम टाइम लगे, कि जिन वर्णों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम टाइम लगे, उन्हें हम ह्रस्व कहेंगे। ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा। जैसे अ, ई, ऊ, री, ली, है ना। और इनकी ह्रस्व स्वर जो है वो कितने हैं? 5। इसमें कोई भी मिश्रित नहीं होता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। फिर आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। यानी ह्रस्व स्वर अ को बोलने में जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम आ को बोलने में लगता है ना। तो वो क्या हो गया? दीर्घ स्वर की। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे कि आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ए, है ना। इनकी संख्या है 8। टोटल कितने हैं? 13। 13 में से 5 है ह्रस्व और 8 है दीर्घ स्वर। अब हम पढ़ेंगे कि अच्छा अ, ई, ऊ, री, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। इनकी इसमें केवल एक मात्रा लगती है और इसी में जब दुगना टाइम लगाता है तो ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। और ये भी निम्न रूप से 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, तो इन्हें संध्यक्षर या मिश्र विकृत भी कहा जाता है। जैसे कि अ प्लस ई, ए, अ प्लस ऊ, ओ, तो ये क्या हो गए? गुण स्वर। अ प्लस ई, ए, अ प्लस ओ, औ, है ना। तो ये क्या हो गए? वृद्धि स्वर। अब आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि ओम, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। इसमें 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है और इसका ज्ञान कराने के लिए 3 अंक उस स्वर के आगे लगा देते हैं। क्या करते हैं? कैसे पता चलता है? इस टाइप का 3 अंक जो है उस, जैसे कि अब हम इसे अगर पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? ओम, तो हमें कितना लंबा बोलना पड़ा, है ना। तो इसी से पता चलता है कि ये क्या है? प्लुत स्वर। और इसका प्रयोग अब ज़्यादातर जो वैदिक संस्कृत होती है उसमें होता है। अच्छा, इन सभी स्वरों को अगर हमको ठीक से याद रखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक श्लोक है, इसे हम लर्न कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतोक्षयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम, कि एक मात्रा जिसमें होती है वो ह्रस्व होता है, 2 मात्राएं जिसमें होती है वो दीर्घ होता है, 3 जिसमें होती है वो प्लुत होता है और जिसमें 4 से ज़्यादा हो जाती है वो क्या हो जाते हैं? व्यंजन में आ जाते हैं, है ना। अब इसी तरीके से संस्कृत भाषा में जो है ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या है 13, ठीक है। और ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत स्वरों को मिलाकर इनकी जो संख्या है वो है 22।
5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत। अब संस्कृत भाषा में जिन स्वरों का प्रयोग होता है वो है अ, ई, उ, री, री। आ, ई, उ, री, है ना। अ, ई, उ ये तो है ह्रस्व और आ, ई, उ वाले जो है वो है दीर्घ। अब स्वर वर्ण होते हैं जैसे कि ए, आई, ओ, औ, ये सब दीर्घ संध्यक्षर यानी कि इसमें क्या होता है, दीर्घ संध्यक्षर यानी कि इसमें मिश्रित हो जाते हैं, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं ये। फिर आपके आते हैं व्यंजन वर्ण। अब हम व्यंजन वर्ण देखेंगे तो व्यंजन किसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन्हें स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते हैं वो आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है, यानी कि जिस व्यंजन में स्वर योग नहीं होता है उसे हलंत कहते हैं, जैसे क, ख। ये जो नीचे लाइंस दी हुई है इन्हीं को हम हलंत कहते हैं। और संस्कृत भाषा में जो है इनकी संख्या है वो होती है 13। कितनी होती है? 13। क से लगाकर ह तक, कहाँ से कहाँ तक होती है? क से लगाकर ह तक, है ना। यहाँ तक ये सारे जो है वो कहलाते हैं आपके व्यंजन, और इसमें ये हलंत लगते हैं। जब इनमें स्वरों की सहायता ली जाती है इस टाइप से, जैसे कि क प्लस अ, तब मिला के ये क बनता है, वरना अगर ये नहीं हो तो इसकी एब्सेंसी में हम ये हलंत लगाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, न, ट, ठ, ड, ढ, न, ये सारे जो हैं वो आपके व्यंजन हैं। ये ऊपर लिखे गए जो सारे व्यंजन ये स्वर रहित हैं। कैसे पता चल रहा है? इनके नीचे जो ये हलंत लगा हुआ है इससे पता चल रहा है कि ये स्वर रहित है ना। इनके स्वर रहित रूप को समझने की दृष्टि से इसमें हल का चिन्ह लगाया गया है। और जब किसी भी व्यंजन को स्वर के साथ मेल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए क, है ना, अब इसके साथ स्वर का मेल किया तो ये क्या बन गया? क। तो ऐसा तो इसमें जब हम ये क लिख रहे हैं, है ना, इसके साथ स्वर जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया? क, और ये हलंत वाला चिन्ह हट गया। अब व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित हल व्यंजन से ही लिया जाता है, यानी कि इसमें स्वर नहीं जोड़ा जाता है। व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग इस तरीके से होता है क प्लस अ, क प्लस ई, क प्लस उ, क प्लस री, क प्लस री, है ना। और ये क, की, कु, क्री, क्ल इस टाइप से बनते जाते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको रीड करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप ये यहाँ तक पढ़िएगा इसको, क प्लस ई के, क प्लस ओ को, क प्लस औ को, है ना। अब व्यंजन के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।